बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि बीएस इंग्लिश का ये कोर्स कोड 9052 के लेक्चर का आगाज़ किया जा चुका है, जो कि बीएस इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है। और इसमें हम कोर्स 9052 का पहला यूनिट हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। और आज हम सेकंड यूनिट जिसमें द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस किया जाएगा, इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज ये सेकंड यूनिट है कोर्स कोड 9052 का। तो इसके साथ साथ आपके छोटे बहन भाई हैं और 9वीं 10वीं के स्टूडेंट हैं, पीटीबी सिलेबस उन्होंने रखा हुआ, तो उसके भी लेक्चर रिकॉर्ड करके हम अपलोड किए जा चुके हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश एज वेल। सो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं, और ये कुछ कंटेंट आपको दिया, ग्रेजुअली चेंज इन स्पीच, चेंज इन डायलेक्ट्स, इंपोर्टेंस ऑफ संस्कृत, यानी कि आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड जो जो इसमें इंप्रूवमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसके अकॉर्डिंगली तमाम की तमाम चीज़ें उसको एक्सप्लेन किया गया है इस यूनिट में, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करने जा रहे हैं एज यूजुअल। तो बढ़ते हैं आज के पहले इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इसमें क्या है कि आप जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले यूनिट में इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह चेंजिंग की वक्त के गुजरने के साथ साथ हमने उसमें बातचीत की। ए लैंग्वेज कैन नॉट डेवलप और चेंज सडनली। जो भी एक लैंग्वेज होती है वो अचानक चेंज नहीं होती, ना ही अचानक उसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन एक जो प्रोडक्ट ऑफ सेंचुरी ऑफ ग्रोथ, जो एक सदियों से एक चीज की जो प्रोडक्ट की ग्रोथ चल रही है उसमें चेंजिंग हो सकती है। और ये जो अचानक इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब लैंग्वेज में कंटेक्स्ट में वो, और वो कंटिन्यू स्टेट ऑफ चेंज होता है विद एलिमेंट ऑफ बीइंग ऐड एंड सम बीइंग लॉस्ट, जिसमें कुछ अनासर्स यानी कि एलिमेंट्स उसमें चेंज हो सकते हैं, जिसमें लॉस हो सकता है और जिसमें उनको चेंज किया जा सकता है वक्त गुजरने के साथ साथ। ज़ुबानें मसलसल तब्दीली की हालत में होती हैं और कुछ अनासर उसमें से निकल जाते हैं, कुछ उसमें ऐड हो जाते हैं। 1500 साल, पिछले 1500 सालों से अंग्रेजी को जुबान की हालत में चेंज, मतलब है उसमें स्टेट ऑफ चेंज में द पास्ट उसमें जाना जाता है। और स्लाइटली चेंज इन द साउंड सिस्टम, इसके इन स्पीच जब इसको बोला जाता है तो थोड़ा सा इसमें इसके बोलने में चेंज आया है, एंड कैन लीड टू मैसिव चेंजिंग, और ये एक बड़ी चेंजिंग की तरफ ला सकता है। ओवर टाइम इन प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग, वक्त गुजरने के साथ साथ इनके इसके बोलने के अंदाज में या इसके स्पेलिंग्स में। इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री, और ऐसा इसके प्रोसेस, इसकी तारीख के प्रोसेस को समझने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को ये जरूरी है कि इसके ओरिजिन को जो है ना पहले समझा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज है एक्चुअल क्या है। इट इज बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, और ये आपको यकीन है कि ये जो है ना इसका अंग्रेजी ज़ुबान जो यूरोपीय ज़ुबानों के ख़ानदान से तल्लुक़ रखती है, और इसका एक ख़ानदान है जो हिंदो यूरोपीय जोग्राफी में मौजूद रहा है। ख्याल, सियाक़ व सबाक़ और हिंदुस्तान के दूसरे मेंबरान के साथ अंग्रेज़ी की मुमासिल देखने के लिए यूरोपीय ज़ुबान के ख़ानदान हम इस यूनिट में इन ज़ुबानों से कुछ बार डिस्कस करने जा रहे हैं और बहस करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, आपके इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद इस काबिल होना चाहिए आपको कि आप यूरोपीय हिंदू यानी कि इंडो यूरोपीय जो ख़ानदान है इसकी वजाहत करना सीख सकेंगे, अंग्रेजी ज़ुबान की तकरीर में तब्दीली के बेहतरी अमल को समझ सकेंगे, वजाहत करेंगे कि किस तरह बोलियों में तब्दीली नई ज़ुबानों की तख्लीक का बायस बन सकती है। नंबर 4, हिंदुस्तान की तारीख तरक्की में संस्कृत की अहमियत को क्या अहमियत हासिल है, उसमें आप समझें कि ज़ुबानों के हिंदो यूरोपीय ख़ानदान की तरक्की की आप वजाहत करना सीख जाएंगे। इस यूनिट के कंटेक्स्ट को आप रीड आउट करने के बाद, इसके फेमिलाइजेशन के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द ग्रेजुएट चेंज इन स्पीच, तकरीर में बेतदरीज तब्दीली है वो किस तरह की जा सकती है। बरादरियां अपनी तकरीर में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, ये देखा जा सकता है कि हर फर्द को अपनी बरादरी में बोलने का मुख्तलिफ अंदाज दर हकीकत एक ही खानदान के अफराद
हो सकते हैं। एक दूसरे से मुख्तलिफ बात करें तो बोलने के अंदाज में इस फर्क के बावजूद एक ही ग्रुप के एक मुकर्रर वक्त पर अपनी तकरीर के लिहाज से दूसरे से मशाबत रखते हैं। किसी भी ज़िला यहाँ तक कि मुल्क की ज़बान उसकी इनफरादी तकरीर की अदात पर मबनी होती है, जो उसे लिखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ को देखते हैं और इन अल्फाज को मदद से अपने आप के जो टर्म्स हैं उनको स्पीच में बयान करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ज़ैल में दी गई यूरोप की तहरीरों का मामला अगर देखेंगे तो इसकी तब्दीली के साथ साथ एक तब्दीली और भी आपको नजर आएगी। इसके अराकीन की तकरीर अगरचे तकरीर में तब्दीली बेतदरीज है और हमारे नोटिस से बच जाती है, लेकिन अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क एक मुद्दत के बाद ही वाज़िया होता है। ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ें हैं और इसके साथ साथ जो है ना, इसको हम 18वीं सदी यूरोप की तहरीर के मंदरजाल मसाल पर अगर गौर करें, गुड नेचर एंड गुड सेंस मस्ट इवन जॉइन टू एर्र इज ह्यूमन टू फॉरगेट डिवाइन। ज़ाहिर करता है कि इसने ज्वाइन के तौर पर किया, अच्छी फितरत और अच्छी अकल भी शामिल होनी चाहिए। फिर द प्रोनाउंस टी इज टाई, उस वक्त जो चाय को टी की बजाय टाई कहा जाता था, यहाँ वो चाय को ताय कहते थे। यहाँ तो अजीम अना तीन जहान किसकी अतायत करते हैं, ये भी एक मंबा है। यहाँ पे दोस्त भी कभी मशवरा लेते हैं और कभी चाय, तो ये आपका एक है। एक और मसाल वो ज़ैल में दी गई है, शायर की एक स्कीम का इस्तेमाल करना चाहता है यहाँ पे, और वो शायरी की क्या स्कीम हो सकती है, राइम जिसको बोलते हैं, और ये उसको टेबल दिया गया है, फुल है, ये रूल है, गिव है, बिलीव है, ये कुछ आपको अल्फाज अलकबा दिए गए हैं। और इसमें क्या है कि आपके पॉपिस राइम स्कीम में क्या वो लिखता है कि हर शायरी के जोड़े से कम अज कम एक लफ्ज या तलफ़्फ़ुज़ का कुछ चीज़ें जो है ना वो गुजर चुका होता है, कुछ चेंजिंग हो चुकी होती है, आप तब्दील करना चाहेंगे, लेकिन ये शायरी की स्कीमें अभी दुरुस्त नहीं रही हैं, किंग अल्फ्रेड का कहना है। अपनी तहरीरों में जो बान है उसको हड्डी जिसे बोलते हैं 899 कैसे हाँ वाला के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं देखा जा सकता है। यानी कि आप बोन है, बान है, हाय, हाउ है, ही, हाय, तो इस तरह इनके अल्फाज को 1871 अल्फ्रेड तो 1871 से 1899 तक इस तरह इनकी इंग्लिश को उस वक्त बोला जाता है। इट इज सीन दैट ऑल द वॉवल्स, इसमें देखा जा सकता है कि तमाम इसमें जो वॉवल्स हैं यानी कि जो हर्फ हैं हैव ऑल्टर्ड, जो चेंज हो चुके हैं, द प्रोनाउंसिएशन नॉट द सेम एनी मोर, और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है जिस तरह उनको बोला जाता है वो उस तरह नहीं रही। यानी कि बान को बोन कर दिया गया है, आपका हु को हाउ कर दिया गया है एंड ही को हाई कर दिया गया है। तो ये 1871 से 1899 तक इस तरह बोला जाता था, और अब बोन, हाउ एंड हाई बोला जाता था। यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन भी और इसके वॉवल्स भी चेंज कर दिए गए हैं और ये तलफ़्फ़ुज़ और हर्फ बदल चुके हैं, एक जैसे नहीं रहे। चेंज इन डायलैक्ट्स यानी कि बोलियों में तब्दीली किस तरह की गई है वक्त गुजरने के साथ साथ। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जैसे कि हम पिछले सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंस इन द स्पीच ऑफ इंडिविजुअल के इनफरादियत और कम्युनिटी के अफराद और ग्रुप के दरमियान जो आपकी स्पीच होती थी गेट कंबाइंड टू फॉर्म ए जनरल स्पीच, उनको इकट्ठा करके आम स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। दैट कम्युनिटी एंड एग्रीमेंट प्रिवेल्स अमंगस्ट देम, और उनके दरमियान मिलकर इस कम्युनिटी की अमूमी तकरीर में बना दिया और उनके दरमियान मुआहदा गलबा आ चुका है। लेकिन अगर एक तकरीर बराती से अलग हो जाए एक तवील वक्त के लिए तो एक और उनके दरमियान फ़र्क बहुत अच्छा हो जाता है, ताहम उनमें जुदाई थोड़ी है तो फ़र्क भी मामूली है जो जन्म देता है मुकामी बोलियां अगर अलहदगी ज़्यादा हो तो फ़र्क इतना वाज़ह होता है कि एक ज़िला की ज़बान दूसरे ज़िला की बोलने वालों के लिए नाकाबिले फ़हम हो जाती है। इस तरह से ये बिल्कुल नई ज़बानें तैयार हो जाती हैं। ये मुमासलत और फ़र्क हो सकता है अगर दो मुख्तलिफ ज़बानों को करीब से देखा जाए तो नोट किया जाए करीब से, तो इसका ताल्लुक अंग्रेज़ी और जर्मन के दरमियान एक मुश्तरका पैदाइश की तरह हो सकता है। अंग्रेज़ी और उसके दरमियान जो मवासिल है उसके जर्मन अल्फाज दर्जा ज़ैल पाए जाते हैं। जो जर्मन अल्फाज हैं वो कौन से हैं? ब्रॉट है, मिल्च है, फिल्च है, और इसको इंग्लिश में ये बोला जाता है। तो इस तरह जर्मन में अल्फाज ये वाले हैं और ये इंग्लिश में हैं जिस तरह इनकी अल्फाज में हुई है। इसी तरह टेबल 2 में है कि जर्मन और अंग्रेजी लिबास में किस तरह मवासलत है, और ये लातीनी है, ये बेटर है, ये ब्रेटर है, जिनके फादर और ब्रदर को किस तरह ऑब्जर्व किया जाता है और बोला जाता है अल्फाजों में। इसके साथ साथ एक और टेबल यहाँ पे दिया गया है जो आपकी लातीनी और इंग्लिश की वोकैबुलरी के दरमियान जो ताल्लुक है उसको जोड़ा गया है कि जर्मन और इंग्लिश के दरमियान इब्तदाई और जो कंस्ट्रोमेंट रिश्ता को धुंधला दिया जाता है। एक वाज़ह तस्वीर को हासिल करने के लिए हमें
مطالعہ کرنا ہوگا. ان تمام چیزوں کو یہ انگلش میں ہے اور یہ آپ کا ڈچ ہے, آپ کا گوچی ہے, اولڈ نرس ہے اور جرمن ہے. آپ کا یہ تمام کے تمام الفاظ انگلش میں اور یہ آپ کے لاطینی الفاظ میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا ایک اور زبان کے خاندان کے لفظ جو ہے 4 نمبر ٹیبل یعنی کہ یہاں پہ دیا گیا ہے اور وہ اس ٹیبل میں کیا لکھا گیا ہے, سیم اسی طرح کے جو الفاظ انگلش میں اور لاطینی الفاظ ہیں اور ان کو کس طرح یہاں پہ دکھایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیبل نمبر 5 کو اکراس فیملی لینگویج کو شاید اس کو شو کیا گیا ہے. اس کو دیکھتے ہیں امپورٹنس آف سنسکرت کی اہمیت کیسے ہوتی ہے. سب سے اہم دریافتوں میں سے ایک اقتدار تھا جو سنسکرت نے ہندو یورپ میں عطا کیا. زبانوں کا خاندان سنسکرت قدیم ہندوستان میں بولی جانے والی زبان کی تجویز کو کیا گیا تھا. اس میں سب سے قدیم زبان 18ویں صدی کے پہلے نصف میں 19ویں صدی میں یہ اس بات کی تصدیق کی گئی کہ سنسکرت قدیم زبان تھی. یہ خصوصیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو دیکھا جاتا ہے. عام زبان یونانی, لاطینی یا یہاں تک کہ جرمن سے بہت پرانی ہے. مشابہت انگریزی لفاظ بائی اور سنسکرت کے لفظ بہتر کے بہتر درمیان واضح. اس کی خصوصیات سنسکرت گرامر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سنسکرت زبان کی اصلیت وہی ہو سکتی ہے جو دیگر ہندی یورپی زبان پرانے میں ہونے اور ان کے فعل کی درج ذیل مثالوں کو اگر دیکھیں گے جس میں گوتھک, لاطینی, یونانی اور سنسکرت ایسی پرانی انگریزی گوتھک لاطینی سنسکرت ہے جس میں ان تمام الفاظوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اور وہ الفاظ کون سے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے. جیسا یہ آپ کا اولڈ انگلش کہلائے گی, یہ آپ کا گوتھک کہلائے گی, یہ آپ کی لاطینی کہلائے گی اور یہ آپ کی سنسکرت کہلائے گی اور آپ کی یہ گریک کہلائے گی یعنی کہ آپ کی یہ یونانی کہلائے گی. اور یہ ٹیبل 5 میں ہے اکراس دا فیملی لینگویج کو اس کو شو کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھیں گے کہ زبان کی خاندانوں کے فعل کے متعلق یہ ٹیبل 6 کے میں بھی اس کو شو کیا گیا ہے. 5 تو شاید شو نہیں ہو رہا, اس کو 6 کا دیا جا رہا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ سنسکرت کی شکل میں یہ چیزیں دکھائی جو جاتی ہیں اس کے فعل کے اس طرح کے اختتام میں جو الفاظ آپ کو مل رہے ہیں وہ یہ مائی, سی, ڈائی, مائز, دا یہ سنسکرت کہلاتی ہے ایٹ ون ٹائم ایک ٹائم میں. چنانچہ سملرٹی اسی طرح سنسکرت میں ادر لینگویج کو پروو ٹو بی اے گریٹ سگنیفیکینس, اس کی اہمیت کو تاریخ میں سمجھا جاتا ہے آف دا انڈو یورپین لینگویج میں. تو اس طرح ان کو دیکھا جا سکتا ہے سنسکرت کے کنٹیکس میں اور اس کی تاریخ کو. اس کے ساتھ ساتھ ٹریسنگ دا انڈو یورپین فیملی, ہندو یورپی کی تاریخ میں اہمیت جو ہے ہندو یورپی خاندان کا کس طرح سراغ لگایا جا سکتا ہے. اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ زبانیں جن کے والدین ایک ہی ہوتے ہیں انہیں زبانوں کا خاندان کہا جاتا ہے. بہت سے نام اب تک زبانوں کے ہندو یورپی خاندان کو لیبل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. 1 صدی پہلے جو نام آرین تھا جو زبانوں کے ہند یورپی خاندان کے لیے استعمال کیا گیا تھا لیکن یہ استعمال میں نہیں ہے. مزید ایک اور اصطلاح انڈو جرمنی ہے لیکن اس کو غیر ضروری اہمیت دی جاتی ہے. It gives undue significance to the German language. ٹام جو ہے اس میں مزید ایک اور اصطلاح انڈو جرمن لیکن اس کی اہمیت کو غیر ضروری انگریزی جو ہے انڈو یورپین میں اس پاپولر بہت مشہور ہے. اینڈ وائڈلی یوز اٹ از بیسڈ آن دا جیوگرافیکل لوکیشن آف دا فیملی آف لینگویج, اور اس کو جیوگرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے فیملی لینگویج کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جا چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دا پیرنٹ لینگویج فرام وچ دا انڈو یورپین جو جرمن یورپی کے اصطلاح کے مقبول اور جو آپ کی پیرنٹ لینگویج ہے یعنی کہ آبائی لینگویج ہے انڈو یورپین کی فیملی لینگویج کا ہے, گروز واسٹ ڈیوائیڈڈ بیفور اٹ واز ریٹن. وہ اس وقت تقسیم کی جب اس کو لکھا جانا تھا. دا اسپیکر ہیو نو نالج, اس وقت بولنے والوں کو کوئی علم نہیں تھا آف دا اوریجنل لینگویج کی اصل لینگویج کون سی ہے. دا اونلی وے آف ٹریسنگ, اور ایک ہی طریقہ ہے اس کو ٹریس کرنے کا, اس کو تلاش کرنے کا. دا اوریجن از دا کمپیریزن بٹوین دا لینگویج کی جو اس کا اوریجن ہے ان لینگویج کا اس کا کمپیریزن کیا جائے گا تمام زبانوں کے درمیان میں کہ وہ کہاں کہاں سے اس کو پھیلایا گیا. دس ڈیکینڈنٹ لینگویج دیٹ آر اسٹل surviving him have similarities among each other, کیونکہ یہی جو اس کی جو بولیاں ہیں وہ اس کی لینگویجز کی بولیاں ہیں وہ ابھی تک
को बचाए रखी है कि वो आपस में एक दूसरे की सिमिलैरिटीज किस तरह उनको मैच किया जा सकता है। तो जो इसकी मादरी लैंग्वेजेस हैं ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली में कैन बी डिवाइडेड इनटू 11 ग्रुप, उसको 11 ग्रुप में तकसीम किया जा सकता है, जिसके नाम इंडियन, अरानियन, अमेरिकन, एलियन, अल्बानियन, इटालियन, बल्टियन, सल्वेक, जर्मन, कैथलिक, केल्टिक एंड हेटी एंड टॉर्चारियन। तो ये 11 किस्म के ग्रुप हैं इसकी मादरी ज़बानों में जिसमें इनको तकसीम किया गया है। तो इसके साथ साथ इसकी डिस्कशन का आगाज जो इसको हमें जो इसका बैकग्राउंड और इस लैंग्वेज की मतलब तारीख मिलती है जोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज में, दे वर स्पोकन एंड वर्क प्रोड्यूस इन देम, कि जब वो काम कर रहे होते तब इनको बोला जाता। फैमिली ट्री बिलो शोज द डिस्केंडेंट्स ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, और ये इसमें जो फैमिली का दरख्त है, फैमिली ट्री जिसको बोलते हैं, इन जबानों के कंटेक्स्ट में हिंदो यूरोपी खानदान की, और वो अपनी औलाद को ज़ाहिर कर रहा था कि इन जबानों के पस मंज़र के लिहाज से और जगराफी मकामात में जहाँ वो थी, जहाँ इनको बोला जाता था इंडो यूरोपियन फैमिली का, वो आपके सामने है कि ये 11 ग्रुप जो आपसे डिस्कस किए गए हैं। ये थोड़ा सा आपको डल सा नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे। वो हमने मैंने जो 11 ग्रुप का नाम लिया गया है उसको इसी के साथ रिलेट किया गया है, जिसमें वर्ल्ड सेल्फ इंडो यूरोपियन फैमिली है, जर्मन है, रोमानिक, कैथलिक है, आर्मेनियन है, और ये सारी की सारी 11 ज़बानों का लफ्ज़ है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस ग्रुप में से यानी कि इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज के ग्रुप में इंडियन को पहले देखेंगे कि हिंदुस्तानी क्या है। इंडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन द एशियन सब कॉन्टिनेंट, ये एशिया के बरसगीर के जनूबी ग्रुप एशिया बरसगीर में बोला जाता है, जो कि मौजूदा दौर में है, और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसमें वाक़ है। इन सब में संस्कृत सबसे कदीम है, वेद और दूसरी मुक़द्दस किताबें अब तक की कदीम तरीन और अदबी तहरीरें जो किसी भी हिंदो यूरोपीय ज़बानों में पाई जाती हैं, और इन मुक़द्दस अदबी मतून को यानी कि इन टाइटल्स को और इनकी कैटेगरीज को जो है ना 4 अक़साम में तकसीम किया गया है। नंबर 1 आपका है ऋग वेदा यानी कि समावेद, जो दूसरा जो आर्ट है और गाने के बारे में सहीफा है समावेद जो आपका दूसरा है, और आर्ट है और गाने के बारे में ये भी सहीफा मौजूद है। नंबर 3 पे आपका है जो है ना यजुरा वेद इज द थर्ड विच इज द टेक्स्ट ऑफ द सैक्रिफाइस नॉलेज, और इसमें जो कुर्बानी के बारे में इसका इल्म दिया गया है। इसके अलावा अतर वेद है जो मौजूदा मजहबी तरीकों की आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि आपकी किताब है। ये 4 किस्म इसमें पाई जाती है। इसके अलावा एक साथ मिलकर ये मुक़द्दस अदबी जो मतन है हिंदू ब्राह्मण की बुनियाद बनाते हैं, और फ़लसफ़ा जो ज़बानी तौर पर मुंतकिल होने वाली कहानियों की शक्ल में एक अरसे से महफूज था, तहरीरी शक्ल में महफूज होने के साथ साथ पहले पादरियों के जरिए ये ख्याल किया जाता है कि वो तहरीरें वैदिक संस्कृत का एक पुराना खानदान 1500 कबल मसीह में पाया जा सकता है। मजीद ये कि वैदिक संस्कृत की मौजूदगी का पता बहुत से लोगों के लिए कवायद की हदायत की तहरीर में लिखा जा सकता है। इसके साथ साथ निजी और मजहबी जिंदगी के पहलू ये 4वीं सदी कबल मसीह में बहुत बाद में था कि संस्कृत एक मुकर्रर शक्ल दी गई, और आई संस्कृत के माहिर फल्कियात और ग्रामर के माहिरीन के जरिए रोजाना इसको इस्तेमाल के डोमेन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ आप जो पाइनरी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मशहूर है एक मुकर्रर शक्ल रखने से क्लासिकल की पैदाइश होती है, और संस्कृत जो एक ज़रिया बन गई जिसमें हिंदुस्तानी अदब का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, और इसको पैदा किया इस अदब में 2 मशहूर कौमी मकाबी इनके महाभारत इसमें शामिल है। इसके साथ साथ आप जो है ना इसमें रामायण क्लासिकी संस्कृत भी हिंदुस्तान में आला मकाम हासिल था। एक सीखी ज़बान के तौर पर लेकिन अब बोली नहीं जाती। संस्कृत के अलावा अपार्ट फ्राम संस्कृत के अलावा बहुत सी दूसरी जो मुकामी बोलियां हैं वो इसमें मिलाकर हासिल हो गई। अदबी शक्ल इन ज़बानों में से एक पाली जाती है जो बोली जाने वाली ज़बान बन गई। 6वीं सदी के वस्त में बुद्ध मत के पैरोकार मुख्तलिफ दूसरी बोलियों से पाली निकली जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और
बांग्लादेश की ज़बान बन गई और कम से कम बोली जाती जाती है। मिलियन ऑफ लोग जो है ना, इनमें से चंद उर्दू, 600 हिंदी, बंगाली, पंजाबी और मराठी बन गई। उर्दू और हिंदी दोनों साख्त और अल्फाज के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, और वो हिंदुस्तान से महफूज है। हिंदुस्तानी 4 सदियों तक इस्तेमाल होती रही। पूरे शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू हिंदू से मुख्तलिफ है क्योंकि ये परसों में लिखी गई है। संस्कृत हरूफ के बजाय अरबी रस्मुल ख़त है और इसमें अरबी, फारसी, अरबी का मरकब पाया जाता है। इसके साथ साथ इसको अगर हम देखा जाए तो ईरानियन ज़ुबान इसके साथ निकली है, और ईरानियन में क्या है आइए देखते हैं। ज़ुबानों का ईरानी ग्रोह जो शुमाल मगरब की तरफ ईरानी सतह मुर्तफा में बोला जाता है। बात के ये ख्याल किया जाता है कि हिंदू यूरोपीय आबादी जो इसके आबाद होने के लिए आई थी, ज़बानों की हिंदुस्तानी शाह के अरकान के साथ साथ सफ़र किया था, और इसकी वजह से इनके दरमियान जो बातचीत, दोनों ज़बानों में बहुत सी लसानी खसूसियात मुश्तरक थी। कुछ लोग मौजूदा ईरान की तरफ से हिजरत कर गए जबकि बाकी हिंदुस्तान चले गए। इस तरह की नकलो मकानी का एक नतीजा कि ज़बान मुख्तलिफ जगहों पर पहुँच गई। मिसाल के तौर पर ईरानी ज़बानें रूस के जनूब बस्ती चीन की तरफ सफ़र करती थी। एक तवील अरसे तक ये खित्ता सामी, असर रसूख और ज़्यादातर पानी तहरीरों में था। सामी रस्मुल ख़त लिखे गए हैं। सामी ज़बानें एक खानदान से तल्लुक़ रखती थी जो मुश्तरका शुमाली अफ्रीका, यूरोप और शुमाली अमेरिका के कुछ हिस्सों में बोली जाने लगी और सबसे कदीम तहरीरी ज़ुबानें समझी जाती हैं। सामी रस्मुल ख़त में लिखे जाने से ये बात समझना मुश्किल है कि ईरानी ज़ुबान के बाद की तहरीरें इसमें लिखी गई हैं जैसे अब मशरक़ ईरान में कहा जाता है। इसके साथ साथ इसके पहलू में इससे भी अंदाज़ा लगा सकता है कि 226 से 652 ईस्वी तक ईरान की सरकारी ज़ुबान थी। जदीद फ़ारसी का अबाजदाद फ़ारसी ज़ुबान को फ़ारसी भी कहा जाता है और इसका रहा भी है। नामी सदमी से अभी अदब और सकाफत के लिए एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल होता है। मशहूर है कि एक ज़ुबान में एक आदमी फ़ारस का काम जो है मुहाकबी शौकाना है, जिसे फ़ारसी में एक आदमी ज़ुबान का एक मरकब बोला जाता है जो ईरानी से मुशाबत देता है। फ़ारसी के साथ साथ इससे मुशाबत रखने वाली बहुत सी दूसरी ज़ुबानें इस खित्ते में पाई जाती हैं जो अफ़गान या पश्तो और बलोची शामिल है। इस ज़ुबान में मशरक़ी हिस्से में बोली जाने वाली है। पाकिस्तान, अफ़गान और कज़ाकिस्तान इसमें इन ज़ुबानों में शामिल है जो कि इसको कंबाइंडली बोलते हैं। तो ये ईरानियत के कंटेक्स्ट में ये कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ आर्मीनियन जो है उसके बारे में क्या चीज़ें हैं आइए देखते हैं। आर्मीनियन एक ऐसा ग्रुप है जो बहरा अस्वद के मशरक़ और जनूब की तरफ वाक़या है जो एक खित्ते में बोला जाता है। फुक़हा पहाड़ आर्मीनिया इस इलाके में 8वीं सदी ईस्वी के दरमियान आबाद हुए। 6वीं सदी में कबल मसीह आर्मेनियों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया जहाँ मकामी आबादी थी। लहजे के लिहाज से आर्मेनी ज़ुबान पर असर आर्मेनी तजर्बाकार ने आने वालों की ज़बानों के दरमियान राब्ते की वजह से बाज़ हरफों की तब्दीली और मकामी आर्मेनी ज़ुबानों की तरह ग्रामर की शर्त नहीं रखती। जनूबी फ़कार आर्मेनी ज़ुबान इसमें पाई जाने वाली 5वीं सदी में बाइबल की दरियाफ्त के बाद मशहूर हुई। आर्मेनियन ज़ुबान और ज़्यादातर आर्मेनियन लिटरेचर जो तरीक़े और मजहबी है इसमें आर्मेनियन ज़ुबान को एक ज़ुबान में ईरानी ज़ुबान के तौर पर दर्जाबंदी किया गया जिससे आर्मेनी गलबा रखते हैं। सैकड़ों सालों से फारसियों के जरिए आर्मेनी अल्फाज का बहुत ज़्यादा असर रहा था। ईरानी की तरफ से मज़ीद बरान ज़ख़ीरा अल्फाज को सामी के साथ राब्ते के साथ अफज़ुदा किया गया जो यूनानी और तुर्की की बाद में ज़बानें बन गई। ये आर्मेनियों के कंटेक्स्ट में थी। नंबर 4 पे हेलियनिक में क्या था आइए देखते हैं। जो कि एजन जजीरे पर मतअद्दद मुख्तलिफ लोगों ने कब्जा कर रखा था। यानी कि एजन आइलैंड और यूनानियों से मुख्तलिफ नस्लें और ज़ुबानें यूनानी जिन के नाम से भी जाना जाता था। हेलियंस ने जो एजन जो जजीरे में दाखिल हुए और आस्ता आस्ता उसकी मुख्तलिफ बोलियों का इस्तेमाल शुरू किया। एक ही ज़ुबान वो मकामी लोगों के साथ घुल मिलकर यूनान की सरजमीन में आबाद हुए जो कि इसकी आबादी में बहुत मशहूर यूनानी अदबी कामों का आगाज़ 18वीं सदी कबल मसीह के आसपास हुआ। मदरजा झैल 2 मशहूर वो उम्रे की नज़में उसमें शामिल है जिसमें आलियाड और आर्टसे। और यूनानी ज़ुबान की अगर बात की जाए तो इसमें 5 अहम बोलियों में से सिर्फ अटक की बोली शामिल है जिसमें एथेंस है और सबसे ज़्यादा मुताला किया गया जो बोली ने 5वीं सदी में बालादस्ती हासिल की। एथेंस की सियासी तजारती पोजीशन के साथ साथ जिसके नतीजे में एक अजीम तहजीब उभरी। यूनान के अजीम आदमियों को ज़्यादातर एथेंस में रखा गया और उसमें ये शामिल थे ड्रामा नगार एचलिस और यूरिपिड्स और इसका कॉमेडियन ट्रेजेडी राइटर जो है अरिस्टोनिप्स एंड स्पोचेस और हिस्टोरियंस में टोचिस एंड हेरोडोटस और ऑरर्स में डेमोक्रिटस और फिलोसफर्स में प्लेटो एंड अरिस्टो इसमें शामिल थे। और ये एथेंस के सारे के सारे सियासी और सकाफती अहमियत की वजह से अटक ने दूसरी ज़बान में जगह ले ली और मशरकी बहरा रूम में
जो कि बैन अल-अक़वामी राब्ते की ज़ुबान बन गई थी। खित्ता और मिस्र मेसोपोटामिया और एशिया माइनस के बाद बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता रहा। खित्ता और मिस्र सिकंदर की फतह 336 और 323 कबल मसीह फ़िलहाल यूनानी की 2 मुख्तलिफ किस्में इसमें पाई हुई थी, और जो कि उसमें 2 मुख्तलिफ किस्में पाई जाएगी, जिसमें आपकी डोमोटिक ग्रीक और पोंटिक ग्रीक उसमें शामिल है। तो ये इसका जो कंटेक्स्ट इसके जा मिलता है। इसके साथ साथ अल्बानियन 5वें नंबर पे है, और अल्बानियन ज़ुबानों का अल्बानी ग्रुप मशरकी साल की तरफ से खिते में पाया जाता है। अड्रियाटिक समंदर ख्याल किया जाता है कि एक ज़ुबान की जदीद अल्बानिक यानी कि अल्बानी शक्ल है, कदीम ज़ुबान में बोली जाती है, ताहम इस ज़ुबान के आम की कमी से कमी बना दी जाती है। हमारे लिए इसके बारे में यकीन करना मुश्किल है कि ज़्यादातर अल्बानी ज़ुबान का आम 15वीं सदी तक पाया जा सकता है। इसकी एक्सिडेंस की वजह से जो फतूहात के बाद ये लातीनी, यूनानी और तुर्की के अनासर के साथ कुल मिल गए। इस असल ज़ुबान का मतलब मुताला करना मुश्किल है कि उसने भी उसकी दर्जाबंदी के दौरान मसाइल को जन्म दिया। हिंद यूरोपी ज़ुबान का खानदान, अब ये खानदान का एक आज़ाद रुकन था, एक बार हेलेनिक ज़ुबानों के साथ ग्रुप किया गया। आपका जो नहयान ज़ुबानों का ईरानी ग्रोह शिमाल मगरब की तरफ ईरानी सतह मुर्तफा में जो बोला जाता है, भारत के ये ख्याल में था कि हिंदू यूरोपी आबादी जो इस खिते में आबाद होने के लिए आई थी, ज़ुबानों की हिंदुस्तानी शाह के अरकान के साथ साथ इसको सफ़र किया, और इसकी वजह से इनके दरमियान बातचीत दोनों ज़ुबानों में बहुत सी लसानी खसूसियात मुश्तरक हैं। कुछ लोग मौजूद ईरान की तरफ करके जबकि बाकी हिंदुस्तान में चले गए। इस तरह की नकलो मकानी का नतीजा के ज़ुबानी मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच जाती है। मिसाल के तौर पर ईरानी ज़ुबान रूस के जुनूब और एक तरफ ये सामी रसूख और ज़्यादातर पाए जाने वाली तहरीर में सामी रस्म ख़त लिखे गए, जो कि मशरक़ वसत का शिमाली अफ्रीका, यूरोपीय और शिमाली अमरीका के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली ज़बानें पाई जाती हैं। और सबसे कदीम तरीन ज़बान जो इसको समझना मुश्किल है, ईरानी ज़बान के बाद इसकी तहरीरें हैं। 226 से 252 तक जो इसका सिलसिला है उसको देखा जाता है, और मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो एक आपकी 5वीं सदी में जो इसके सीरीज में निकाला गया, इसको एक मिक्सअप किया गया लतानी, ग्रीक और तुर्किश में, जो कि इसके ओरिजिनल लैंग्वेज को बहुत मुश्किल से स्टडी करने में आपको मिलते हैं, और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इसके साथ क्लैश करते हैं। इंडो यूरोपियन फैमिली में इसकी लैंग्वेज में जो कि आप एक इंडिपेंडेंट और फैमिली जो वंस ग्रुप द हेलेनिक लैंग्वेज में बन चुके हैं, तो इसके साथ गहरा ताल्लुक पाया जाता है। इटालिक ब्रांच ऑफ लैंग्वेज जो है, इसका रूट इटली यानी कि पार्ट ऑफ रोम का एक इसको कंसिडर किया जाता है, और लतीनी वाज द मेन लैंग्वेज, और इसकी एक जो लतीनी है इसकी जो मेन लैंग्वेज समझा जाता है, जो कि रोम में बोली जाती है, और इसके साथ साथ लतीनी के साथ साथ अदर लैंग्वेजेस भी हैं जो वहाँ पे बोली जाती हैं वक्त के साथ साथ, जिसको हम क्लाइमेटिक कंडीशंस के में कंडक्ट के तौर पर या जोग्राफिकल पोजीशन में रोम और उसके रीजन आप बोल सकते हैं, जो कि लोगों में कई किस्म के रीजन्स में वहाँ पे आए और वहाँ पे सेटल हो गए, और उन्होंने इस चीज़ को बाज़ वजूद में लाया। और इसके साथ साथ जो द नादर वेस्ट ऑफ रोम है, यानी कि आपका जो शिमाली इलाका है रोम का, उसमें कोई ऑफ शूट्स ऑफ एलियन जिनका नाम था वेनेटिक एंड मेस्पेनियन वेर बिलीव टू द स्पोकन, जो आपकी जो बोलियों पे जो यकीन रखते थे। ग्रीक वाज द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज, और वहाँ पे उनकी जो ग्रीक की जो अपनी ज़बान थी उसको डोमिनेट किया गया था ग्रीक कॉलोनियों में, और सदर्न पार्ट ऑफ में इटली एंड सिसिली में इनको देखा जा सकता है। और ये आपका एक ट्री देख सकते हैं जिसमें आपका प्रोवेंशियल, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, और ये एक ट्री बना के दिखाया हुआ है यहाँ पे इटालियन के ब्रांच ऑफ लैंग्वेज जो इनका फैमिली ट्री था, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में इनको बोला जाता था और उनको इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ जो इटालियन फैमिली ट्री है, जो कि आपने ऊपर जिसको देखा गया है, इसकी ज़बानियों की अगर बात करें तो इटालियन और लतीनी को देखा जा सकता है कि इसकी मेन लैंग्वेज है, और जो इटालियन की ब्रांच में जो जिनको शो किया गया इट वाज द लैंग्वेज ऑफ लतीनी एंड मेन सिटी, और इनकी जो लटीनियम एक ऐसी ज़बान है जो कि रोम में बोली जाती थी, और इसको अम्ब्रेनियन और अस्कियन लैंग्वेज के साथ ओरिजिनेट किया गया था, जो कि इटालियन लैंग्वेज का रिजेंबल्ड है, और इसकी लार्ज इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो लतीनी समझा जाता है। अम्ब्रेनियन वाज ओनली स्पोकन इन नॉर्दर्न्स, अम्ब्रेनियन जो है वो इसको शिमाली इलाका जात में ज़्यादातर लतीनी के रीजन्स में बोला जाता था। आस्किन वाज द लैंग्वेज ऑफ द सेमिनिड एंड वाज स्पोकन बाय द सेमिनिड द साउदर्न पेनिनसुला, और जनूबी पेनिनसुलियन में इसको सेमिनिड्स को बोला जाता था, जो इसकी ज़बान थी, और इसकी अहमियत की वजह से यानी कि ड्यू टू द सिग्निफिकेंस ऑफ लतीनी दिस वाज द लैंग्वेज फेडेड अवे, आहिस्ता आहिस्ता वो फेड होगी, गायब होगी, लतीनी
बिकम द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द गॉल, और गॉल में एक जो मेन लैंग्वेज बन गई। जनूबी अमेरिका में मेडिटेरियन जो एक जगह है, एक जो वेस्टर्न रीजन ऑफ द ब्लैक सी, जो कि सतह समुद्र का एक मगरबी रीजन कहलाता है। एंड ब्रिटिश आफ्टर बीइंग कॉलोनाइज्ड बाय द रोमन्स, और वहाँ पे ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने वहाँ पे जब इसको कॉलोनाइज किया गया था रोम को, तो वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे आके ठहरे। मॉडर्न फॉर्म मतलब लतीनी इज स्टिल स्पोकन इन दिस रीजन्स, और वहाँ पे जो लतीन की जो जदीद तरीन जो फॉर्म थी वो वहाँ पे इस रीजन्स में बोली जाती थी। ऑल द लैंग्वेज दैट शोज द सर्वाइवल ऑफ द लतीन, तमाम की तमाम जो ज़बानें हैं वहाँ पे जो शो कर रही हैं वो सर्वाइवल बन रही हैं लतीनी ज़बान का। इन मैनी एरियाज ऑफ रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर के ज़्यादातर एरियाज में जिनको टर्म रोमांस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था लैंग्वेज में। सम हैव बीन एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज, और कुछ ऐसी ज़बानें थी जिसको दूसरे एरियाज में एक्सटेंड किया गया। द मोस्ट वाइडली यूज्ड रोमांस लैंग्वेज ऑफ द फ्रेंच, और ज़्यादातर जो रोमांस लैंग्वेज में इनको इस्तेमाल किया जाता था इटालियन को, पुर्तगीज को एंड स्पेनिश लैंग्वेज को। रोमांस के लिए बोथ स्पेनिश एंड पुर्तगीज स्टिल रिजेंबल ईच अदर इन साउंड्स एंड वोकैबुलरी आइटम्स, और अभी तक जो स्पेनिश एंड पुर्तगीज है वो इकट्ठी रिजेंबल में एक दूसरे के साथ साउंड और वोकैबुलरी के कंटेक्स्ट में आइटमाइज के साथ मिली जुली हैं, और ताहम स्टिल एग्जिस्ट इन रूम, और अभी तक रूम में वजूद है इनका। इट प्लेस ऑफ ओरिजिन, इनका जो जगह है, ओरिजिन है, इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, और ये जुबान का एक अहम हिस्सा है। ऑफ द फेमस राइटर डेंटी पेट्रेज एंड बोकैचो, इन्होंने इसको, जो मशहूर शायर हैं, इन्होंने इसको यूज किया। इट वाज अ लैंग्वेज इन विच रिनाइंस फर्स्ट फाउंड एक्सप्रेशन, जिन्होंने अपनी शायरी का इजहार रिनाइंस में पहली मरतबा इसका इजहार किया था वहाँ पे। तो इस तरह इनको देखा जा सकता है आपके इसी कंटेक्स्ट में। इसके साथ साथ आपकी जो है बेल्टक सेल्विक है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम ये बोल सकते हैं कि आप बेल्टक सेल्विक ब्रांच ऑफ लैंग्वेज द रूट्स इन द ईस्टर्न यूरोप, और इसका जो बुनियाद है वो ईस्टर्न यूरोप कहलाती है। एंड इट्स डिवाइडेड इनटू बेल्टिक एंड द सेल्विक ग्रुप, और इसको दूसरे ग्रुप में डिवाइड किया गया जिसको बेल्टिक कहा जाता है, सेल्विक ग्रुप कहा जाता है। ड्यू टू मैनी शेयर्ड फीचर्स, इनके बहुत से ऐसे फीचर जिसमें शामिल पाए जाते थे, उनकी वजूहात की वजह से बेल्टिक ग्रुप इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू पर्शियन, लिथियन एंड लिथुआनियन। बेल्टिक ग्रुप को मजीद ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया जिसमें बेल्टिक, पर्शियन, लिथुआनियन, और पर्शियन हैज बिकम एक्सटेंट एज जर्मन टुक ओवर इन द 17th सेंचुरी, और पर्शियन को ही जर्मन ने, जिनको 17th सेंचुरी में अपना एक हिस्सा बना लिया। Lithium, however, is spoken in the Baltic state of the Lithuania by around 3 million people, और लिथियम को अभी तक जो है ना बेल्टिक स्टेट और लिथुआनिया में अभी तक बोला जा रहा है, जहाँ पे 3 मिलियन लोग पाए जाते हैं। लतीन इज एन इम्पोर्टेंट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की भी एक अहम जो लतीनियन है एक अहम हिस्सा समझा जाता है। इट शोज सिमिलैरिटी विद संस्कृत इन द फॉर्म दैट इट प्रिजर्व सर्टेन ओल्ड फीचर, और इसमें भी संस्कृत की कुछ सिमिलैरिटी मिलती हैं जो कि अभी तक इसके जो ओल्ड फीचर्स को महफूज किया हुआ है। मोर ओवर सिमिलैरिटी अमंग ऑल सेल्विक लैंग्वेज इंडिकेट, और ज़्यादा से ज़्यादा मजीद जो इसकी अगर बात करें इसके सिमिलैरिटी सेल्विक लैंग्वेज में भी इंडिकेशन यानी कि उसका इशारा मिलता है। दे मस्ट हैव बीन द सेम लैंग्वेज अराउंड द 7th और 18th सेंचुरीज, और इसको एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके 7वीं और 8वीं सदी में ये एक सेम लैंग्वेज समझी जाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जर्मैनिक है, और जर्मैनिक लैंग्वेज में क्या है आइए देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द जर्मैनिक ब्रांच केम फ्रॉम द प्रोटो जर्मन लैंग्वेज से इसका जो आगाज हुआ। इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैमिली ट्री, इसका भी फैमिली ट्री हम नीचे जाके समझेंगे। जर्मन लैंग्वेज गोज अवे बिफोर रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इट कुड बी फाउंड, और इसका जो ज़बानें लिखने से पहले इसका रिकॉर्ड हमें पाया मिलता है। लैंग्वेज फॉर्म फ्रॉम जर्मैनिक कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, और इसको भी 3 कैटेगरीज में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपका ईस्ट जर्मैनिक, नॉर्थ है, वेस्ट है एंड जर्मैनिक, इनको 3 हिस्सों में इसको भी इस्तेमाल किया जाता है इस लैंग्वेज को। और इसको मजीद आगे देखते हैं कि जर्मैनिक के बारे में क्या क्या लिखा जाता है।
यस, ये एक जर्मैनिक का फैमिली ट्री है और जर्मैनिक लैंग्वेज को इसको देखा जा सकता है कि इसकी प्रोटो जर्मैनिक ग्रुप है इसका, और यहाँ से इसका नार्थन इसको मजीद दो में, और इसको दोनों को वेस्टर्न स्टैंड और इसको दो और इसको मजीद यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। इसको मजीद आप एलेबोरेट कर सकते हैं। हम इसको देखते हैं कि गोथिक मशरकी जर्मन शाह की एक मरकजी ज़बान है जो गोथों के जरिए यहाँ पे बोली जाती है, और 3वीं सदी में बहर अस्वद की तरफ इसको फैला दिया गया। अल-फिलास 311 से 383 तक जो है ना एक ईसाई था जो मशरकी, जिसने बाइबल का गोथम में तर्जमा किया, जो इसके बारे में इल्म फराहम करने का काम करता है। ये ऐसी जुबान है जो शुमाली जर्मन ग्रुप में स्कैंडियन जुबानें जिसमें शामिल है। मगरब जर्मन को मजीद ज़ैली तौर पर एंग्लो फ्रेंसियन और जर्मन ज़बानों में तकसीम किया जा चुका है। इसके साथ साथ एंग्लो फ्रेंसियन ग्रुप में से अंग्रेज़ी पुरानी फ्रांसीसी के साथ अहम ज़बान है, जो पुराना अंग्रेज़ी का पुराना फ्रांसीसी से इसका गहरा ताल्लुक ज़ाहिर करती है। ये जर्मन लैंग्वेज के ग्रुप के बारे में। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं तो नामी जगह पे है सेल्टिक। सेल्टिक ज़ुबान एक ज़माने में हिंदू यूरोपीय ज़बानों का सबसे बड़ा ग्रुप कहलाती थी, और ख़ानदान सेल्टा ने मगरबी यूरोप के ज़्यादातर हिस्से का अहाता किया था। वो स्पेन में आबाद हुए थे, जो गाल, मगरबी जर्मनी, शिमाल इटली और बरतानिया के ईसाई दौर के आगाज़ पर सेल्टिक की ज़बानें अब सिर्फ फ्रांस और बरतानवी जज़ायर के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं, लेकिन एक वक्त इतने बड़े पैमाने पर बोले जाने के बावजूद उसने बहुत कम असर छोड़ा है। जदीद ज़बानें जो आपकी गाल की सेल्टिक ज़बान थी, जिसे बाद में तब्दील कर दिया गया कि बाकी चंद जो गालिक यानी कि लातीनी जात कुछ जो उनके नाम एक जगह से दूसरी जगह पे उसको एज ए टाइटल या गालिक के तौर पर लिया जाता है। दारमीन ऑफ द गालिक और फ्यू इंस्पिरेशन जो जदीद फ्रांस में छोटे अल्फाज का पता लगाया जाता है। ओल्ड टेक्स्ट एंड एड ए स्मॉल वोकैबुलरी टेस्ट इन द मॉडर्न फ्रेंच, और इसका अंदाजा लगाया जाता है कि आपकी सेल्टिक से रिलेटेड था। नेक्स्ट है आपका हिटाइट। हिटाइट में क्या है, और ये 10वीं आपकी लैंग्वेज है। हिटाइट इंडो यूरोपियन ज़बानों में से एक ऐसी कदीम रिकॉर्डशुदा ज़बानों में से है जिसका के बारे में ये सोचा जाता है कि हिटाइट 2000 कबल मसीह से पहले इसको एंटोलिया में दाखिल हुआ। मजबूत शवाहा से पता चलता है कि ज़्यादातर इस ज़बान की शाख जनूबी रूस और तीसरे में यूक्रेन में मौजूद थी, और चौथी 1000 साल हिटाइट में पाया जाने वाला ज़्यादातर जो इसका मतन है मजहबी नोयत का पाया जाता है, मजहबी रिलीजियस का। इसके साथ टचेरियन है, और टचेरियन में ये वो शाख है ज़बानों की जो शुमाली चीन में बोली जाती थी, लेकिन अब चली गई है। और इसमें इसको ग्रुप को टचेरियन को जो कि मादूब हो चुके हैं, इसमें 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, टचेरियन ए और टचेरियन बी। 2 हिस्सों में इसको स्टूडेंट्स तकसीम किया गया। टचेरियन ए एंड बी जो है ना, इसको 2 सेपरेट लैंग्वेज में तकसीम किया गया है, एंड नॉट 2 ऑफ द सेम लैंग्वेज, और इसकी जो 2 अलग अलग ज़बानें समझी जाती हैं, ना कि 2 बोलियों में इनको कंसिडर किया जाता है। तारीख जो टचेरियन की एक ही ज़बान के बारे में पाए जाने वाले ज़्यादातर दस्तावेज दरमियान के वक़्त के बारे में बता दिया, जो 6वीं और 8वीं सदी के मतनों में बुद्ध मत के मजहबी तर्जमाशुदा वर्जन में मौजूद आपको मिलेगा, जो कि जिसका फ़लसफ़ा कभी एशिया में भी मकबूल था। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपकी तकरीबन 11 टाइप ऑफ लैंग्वेज ऑफ ग्रुप, जिसके हमने इंडो यूरोपियन का एक पूरे का पूरा ट्री आपके सामने डिस्कस किया, और ये हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज का बैकग्राउंड का ये सेकंड यूनिट था। कोर्स कोड 9052 था। समरी पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। एक ज़ुबान सदियों की पैदावार होती है, इसके बारे में हमने जाना। रूम में आपका जो केन लातीनी के साथ साथ वहाँ दूसरी ज़ुबान बोली जाती थी। वक्त साजगार मौसमी हालात और रूम की जोग्राफिया पोजीशन बन गई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों से लोग वहाँ आकर आबाद हो गए। और रूम के शुमाल में एलेरियन की कुछ शाखें यानी कि बेनेडिक्ट मेसिन और ख्याल किया जाता था कि बोली जाती हैं, और इसमें यूनानी कॉलोनियों की गालिब ज़बानें थी, जिसमें इटली और सिसिली का जनूबी हिस्सा भी शामिल है। तो अगर ज़बानों की तुर्शी शाख खानदान के बारे में अगर दिया गया, ऊपर दिया गया अटालक खानदान, जिसमें हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ये ज़ाहिर करता है कि मुख्तलिफ ज़बानें अटालक से किस तरह लतीनियों में और मरकज़ी ज़बान बन गई, और इसका मरकज़ी शहर रूम, एम्ब्रीन, एस्केन ज़बान अटलियत से आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें दिखा है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें समरी पॉइंट्स की, तो आप ये इसकी जो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो स्टेट ऑफ द चेंज विद सम एलिमेंट्स बीइंग एडेड एंड सम
बीइंग लॉस्ट, जिसमें से बहुत से ऐड हो गए, बहुत से कुछ है कि स्पीच ऑफ कम्युनिटी आपकी जो है वो डिफर करती है एक दूसरे के साथ और इंडिविजुअल और कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में। इसके साथ साथ नंबर 3 पे डिफरेंस द स्पीच ऑफ द इंडिविजुअल की स्पीच और कम्युनिटी जो आपका एक ग्रोह है एक ओवर अ लॉन्ग टाइम गिव राइज इन डिफरेंट डायलेक्ट्स। अगर वो ज़्यादातर मुख्तलिफ बोलते रहते हैं तो आपकी मुख्तलिफ किस्म की बोलियाँ पैदा होती हैं। सेपरेशन ऑफ द स्पीच ऑफ द सेम कम्युनिटी ओवर ए लॉन्ग गिव राइज टू द डिफरेंट लैंग्वेज। अगर अलग-अलग बोलियों वाले बोलने वाले एक कम्युनिटी में कुछ अफराद ज़्यादातर बोलते रहते तो मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज वहाँ पे पैदा होती हैं। द लैंग्वेज दैट द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड फैमिली लैंग्वेज। अगर एक ही लैंग्वेज बोलते रहेंगे तो आपकी वो पेरेंट आपको फैमिली ऑफ लैंग्वेज कहलाएंगे। इंग्लिश इज ए पार्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज कंटेन इन द इंडो यूरोपियन जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट। और इंग्लिश ही इंडो यूरोपियन फैमिली का भी एक लैंग्वेज के तौर पर जाना जाता है जो कि इंडो यूरोपियन का जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट भी इसको समझा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें जो रोल देखा गया वो संस्कृत का देखा गया जो इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज का एक अहम हिस्सा है। द डिस्टेंडेड जो अवाई लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन है फैमिली कैन बी डिवाइडेड इनटू 11 ग्रुप्स। और यानी कि जो आपके इंडो यूरोपियन को इसको 11 ग्रुप में हमने डिस्कस किया जिसमें इंडियन, ईरानियन, अमेरिकन, हेलियन, अल्बानियन, इटालियन, बेल्टॉल, सल्वेक, जर्मन, सेल्टिक और हिटाइट एंड टार्चेरियन। ये सारी की सारी आपके बारे में हम डिस्कस चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसमें हम आपके साथ कर चुके हैं। इसके साथ साथ आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली गिवन अबव प्रोवाइड्स द बैकग्राउंड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इसके साथ साथ जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मेंबर्स ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली है यानी कि इंडियन, ट्रेशियन और ये अलग-अलग हमने ऊपर आपके और इसका बैकग्राउंड और इसकी हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज को समझने के ऊपर बयान कर चुके हैं जिसमें इंडियन अलग, ईरानियन, आर्मेनियन, हेलेनियन, अल्बानियन, इटालियन और अलग-अलग सेपरेटली हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका यूनिट 2 जिसमें हमने तमाम के तमाम आपके साथ चीज़ें डिस्कस की और लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस है इसको आपने इट्सल्फ ट्राई करनी है और ये कुछ और आपको सजेस्ट की गई होंगी बुक्स इसको आपने रीड आउट करना है ताकि इसके बैकग्राउंड के हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड के कंटेक्स्ट में लैंग्वेज के यूरोपियन इंडो लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में आपको नॉलेज में इन्हेंस हो सके। इसको आप रीड आउट करें। यूनिट 3 के साथ हम फिर हाजिर होंगे जिसमें ओल्ड इंग्लिश को डिस्कस किया जाएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। आज हमने इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज के बारे में जो कि 11 किस्म का ग्रुप था और इसकी हिस्ट्री के बारे में आपके सामने डिस्कस किया। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। यूनिट 3 के साथ फिर हाजिर होंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में तमाम के तमाम जो लेक्चर यहाँ पे अपलोड होंगे उसका इंटीमेशन मिल सके। इसके साथ साथ 9वीं 10वीं के स्टूडेंट आपके इर्द गिर्द के माहौल में आपको नजर आते हैं, आपके बहन भाई हैं, वो भी अपने जो सब्जेक्ट के लेक्चर यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा चुके हैं, मुस्तफीद हो सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।